जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको कैसे पढ़ना चाहिए, इस पे जो मेरे अपने टिप्स हैं, मतलब मैं जो फॉलो करता हूं वो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूं। कंपटीशन की बात कर रहा हूं, लेजर रीडिंग नहीं। फ्री रीडिंग तो आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, सोफे पे पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं। आमतौर पे मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूं, जैसे अभी आपका क्या नाम है? सत्यम। जब सत्यम बोल रहे थे तो आपने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे लेके आए। इकोनॉमिक सर्वे बहुत मुश्किल होता है, पढ़ने में बहुत लंबा चौड़ा होता है। इकोनॉमिक सर्वे की एक समरी आती है, उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि समरी मत पढ़िए, आप इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़िए और आप इसे 2 दिन में पढ़ भी सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बड़ी टिप मैं आपको यूपीएससी के लिए दे रहा हूं, जो आप सब नोट भी कर लीजिएगा। जो सरकारी पब्लिकेशंस होते हैं, सरकारी मतलब जो सरकार छापती है, इकोनॉमिक सर्वे कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। इंडिया ईयरबुक कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है, ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। एनसीईआरटी कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है, नहीं महंगी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और इसके आंसर की वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके आंकड़े एकदम करेक्ट है, गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। थोड़ा पहले पढ़ना शुरू कर दो। किसी भी बड़ी किताब को पढ़ के हम साइज से डरते हैं, उसको अगर आपको छोटा करना है, उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं ऐसे बीच बीच में भटकता रहता हूं। एक हमारे सीनियर थे, उनका नाम था डॉक्टर चंदीप। तो पहले क्या होता था, अभी तो ऑप्शनल्स एक ही होता, पहले 2 होते थे। तो बहुत से लोग ऑप्शनल ये सोच के तय करते थे कि उन 2 के बीच में गैप कितना होगा। तो बहुत से लोग साइकोलॉजी लेते थे, कहते 25 दिन का गैप है तो 25 दिन में पढ़ूंगा। तो जो चंदीप सर थे, उनका ऑप्शनल था ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। तो उसमें एक भी दिन का गैप नहीं होता था। तो आपने जीएस का एग्जाम दिया, 2 पेपर दिए, घर आ गए, सो गए। ज्योग्राफी का एग्जाम दिया, 2 पेपर दिया, सो गए। फिर सोशियोलॉजी अगले दिन जाना है। तो मैंने पूछा कि सर आपके पास इतना बड़ा कम गैप होता है, फिर आप कैसे पढ़ते हो रात भर में पूरी सोशियोलॉजी? तो मैंने कहा दीपक मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ सिलेबस देख के चला जाता हूं। उसका क्या मतलब है? हम जो भी पढ़ाई करते हैं, या आप जो भी तैयारी करते हैं, हम भी जो भी तैयारी करते हैं, व्हाट एक्चुअली आर वी डूइंग? हम ये कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली देखें तो हम बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं। यही कर रहे हैं ना। नोट्स बनाने का क्या मतलब है? हम बड़ी चीज को छोटा करते हैं। तो वो आइडिया है कि हम बड़ी चीज को छोटा कर रहे हैं, यही तैयारी होती है। तो जब आप कोई बड़ी बुक पढ़ें, मैं नॉर्मली ऐसे पढ़ता हूं। सपोज मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, मैं पहले दिन सिर्फ कंटेंट्स पढ़ता हूं। अगले दिन उसमें जितनी फोटोग्राफ्स हैं सिर्फ फोटो देख लेता हूं। तीसरे दिन उसमें जितने चार्ट्स हैं सिर्फ चार्ट्स पढ़ लेता हूं। 5वें दिन एंड में एक इंडेक्स होता है किताबों के, सिर्फ इंडेक्स पढ़ लेता हूं। एक चौथाई किताब खत्म हो जाती है, आपको आइडिया में लग जाता है बुक में क्या है, और उसके बाद एक फ्लो में किताब को पढ़ लेता हूं। लोग कहते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए, अच्छी बात है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको नोट्स शूट करते हैं या नहीं करते हैं, आपका अपना मेंटल मेकअप है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जैसा मैंने किया आप वैसा ही करें, लेकिन मुझे शूट नहीं करते थे नोट्स। तो मुझसे कई लोग नोट्स मांगते हैं, तो मेरे पास एक भी पन्ने के नोट्स नहीं है। आई हैव नथिंग, सिर्फ किताबें हैं। किताबों के साइड में कुछ लिखा होगा, कुछ मार्क्स होंगे, कुछ हाईलाइटेड चीजें होंगी, और वही है। आप में से कुछ लोगों ने क्या इग्नू का मटेरियल पढ़ा है? इग्नू का, इग्नू के बारे में सुना है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी आप तैयारी करें, इससे पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन है, पढ़ना चाहिए। दे आर इनफैक्ट वेरी वेल रिटन, और ओपन लर्निंग का मटेरियल बहुत अच्छा आता है। हल्द्वानी में भी जो आपका ओपन स्कूल है, नेशनल जो आपका, सॉरी जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके भी बहुत से सिलेबस में जो मटेरियल है बहुत ही अच्छा है। तो मैं इग्नू की बात कर रहा था। जैसे आप उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सारी बुकलेट्स मिला के 100 से ऊपर हैं। तो क्या आप 100 बुकलेट से रिवीजन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
ऐसे मटेरियल में नोट्स बनाने का लाभ होता है जिसको कि आप फिजिकली डील ही नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब में आप कर सकते हैं। अब फाइनल पार्ट, प्रीलिम्स आपका हो चुका है, मेंस में नंबर किस चीज पे मिलेंगे आप बताइए। आप ही अगर एग्जामिनर होंगे तो आप क्या चाहेंगे आपकी कॉपी कैसी हो? मैं ये चाहूंगा, मैं कई बार कहता हूं ये चीजें, जो मेंस के क्वेश्चन पेपर में 3 चीजों से बचना चाहिए। पहली चीज है रेपिटेशन, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सवाल आपसे पूछा गया है और उसका जवाब है और आपने एक पॉइंट लिख दिया, फिर दोबारा भी वही लिखा, ऑब्वियसली द एग्जामिनर विल बी नॉट हैप्पी। दूसरा है इररेलेवेंस, आई से इररेलेवेंस मतलब जो रेलेवेंट नहीं है। पूछा आपसे एक्स से, आप बता रहे हो वाई, इसमें तो बहुत ही ज्यादा चलेगा। और तीसरा है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि आपका आंसर इतना साधारण है, इतना साधारण है कि नंबर कैसे मिलेंगे? साधारण। तो जो तीसरा वाला पार्ट है कि आपके आंसर में पावर पंच कहां से आएगा। पावर पंच 2-3 चीजों से आ सकता है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपका लेआउट अच्छा हो, आप कुछ चार्ट्स बनाते हो, कुछ ग्राफ बनाते हैं, कुछ पिक्टोरियल्स यूज करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि पढ़ने वाले का काम आसान भी बनाए, रोचक भी बनाए, और जो पढ़े उसको लगे कि हां दिस गाय नोज समथिंग। ये प्रेजेंटेशन की बातें हैं जो आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मेरे अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, जो मैं आज भी फेस करता हूं, वो है बहुत ही खराब हैंड राइटिंग की। कई बार मेरा स्टाफ भी आता है कि सर थोड़ा सा झेप जाते हैं, कहते हैं कि सर थोड़ा सा ये आपने क्या लिखा हुआ है सर। तो ये प्रॉब्लम मुझे थी। आईजी साहब की हैंड राइटिंग तो काफी अच्छी है, तो मेरी हैंड राइटिंग खराब थी। तो जब मैं हंसराज कॉलेज में था, मैं कॉलेज में था, डिग्री कॉलेज में, तो मेरे सेकेंड टर्म में फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, थोड़ा खराब नंबर है, तो मैं थोड़ा सैड था। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बोला कि यार तू पढ़ता है उसका क्या फायदा, जब तू लिखता है जो है उसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो क्यों लिखता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बीए के भी सेकेंड ईयर में था, तो जो 4 लाइन वाली एक नोटबुक नहीं होती राइटिंग वाली, क्या कहते हैं उस नोटबुक को? मुझे भी नहीं पता कहते क्या उसे, क्या कहते हैं मैम? सुलेख वाली। हाँ, इसको इंग्लिश में भी कुछ बोलते हैं क्या? कह रहे 4 लाइन ही कहते हैं। तो मैं वो लेके आया ग्रेजुएशन के भी सेकेंड ईयर में। सुधार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको आपकी प्रोग्रेस उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन से आप ये मानोगे मुझे नहीं आता। जिस दिन आप ये बोलोगे मुझे नहीं आता, जिस दिन आप ये मानोगे ये मेरी कमजोरी है, आप उसी दिन से सुधरोगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मानोगे ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम। हाउ विल यू इंप्रूव? तो ठीक है, खराब हैंड राइटिंग है तो बीए में तो क्या हुआ, हमने शुरू किया। तो अगर खराब हैंड राइटिंग है आपको उससे अच्छा, एक और कमी मेरी हैंड राइटिंग के खराब होने के साथ साथ क्या है कि मैं धीरे भी बहुत लिखता हूं, स्पीड भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग कहते हैं कि कैसा लिखना चाहिए, तेज, टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, उसको एक अच्छा करने का तरीका क्या है? धीरे लिखिए। अगर आप पहले से धीरे लिखते हैं तो और धीरे लिखिए, तो पेपर कैसे खत्म होगा? तो पढ़ेगा क्या? तो आई हैड अ टफ टाइम। मुझे लगता था कि मैं सिविल्स की तैयारी कर भी क्यों रहा हूं, जब पहली बात तो मैं जो लिख रहा हूं वो भी खराब है, स्पीड भी खराब है, एग्जाम भी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करने पड़ेंगे। सबकी ऐसी कोई ना कोई यूनिक कमजोरी होगी। आप सब में से किसी ना किसी को यूनिक कमजोरी होगी जो इन काउंसलिंग सेशन से दूर नहीं हो सकती, वो आपके आत्ममंथन से दूर होगी। आई डिसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने काफी सोचा कि मैं तो लिखता ही नहीं हूं। फिर मैंने
एक दिन देखा कि मैं मेरी स्पीड क्या है, मैंने ठंडे दिमाग से मेजर किया, मेरी स्पीड इतनी है, ठीक है 30-35 अधिक से अधिक 30 हम मिनट पर में लिख लेते हैं। तो मैंने अपनी हैंडराइटिंग को और भी स्लो कर दिया पहले से भी। उसका नतीजा यह हुआ कि मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातें कहना सीखा। और जब बहुत कम शब्दों में अपनी बातें आप कहेंगे तो इसका चांस बहुत ज्यादा है कि जो आप काम की बातें वही कहेंगे। ज्यादा शब्दों में जो बोल रहे हैं मतलब फालतू बात भी बात कर रहा है ना वो। हिटिंग द हैमर ऑन द नेल जिसको कहते हैं, हथौड़ा ठीक कील पे लगना चाहिए, कम शब्दों में लगेगा। तो जो मेरी अपनी व्यक्तिगत बहुत बड़ी कमजोरी थी उसको मैंने स्ट्रेंथ के रूप में इस तरह से बनाया। और ऐसी ही कमजोरियां हम सबकी होंगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से दे रहा हूं, आपकी भी होंगी। तो एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेशंस इस तरह के होते हैं। राइटिंग पे मैंने थोड़ा आपको बता दिया है।